रजनी की शादी दिल्ली के रहने वाले सुमित नाम के लड़के से हो जाती है। शादी के बाद रजनी ससुराल आती है। कुछ दिन रजनी जैसे तैसे बाथरूम में नहाती है, लेकिन जैसे ही सारे मेहमान अपने अपने घर चले जाते हैं, वो राहत की सांस लेती है। दूसरे दिन सुबह सुबह रजनी अपने कपड़े और साबुन लेकर घर के बाहर खुली जगह पर आ जाती है। वो एक बाल्टी पानी भरकर वहां ले आती है। ये सब देखकर रजनी की सास नीमा उससे कहती है, रजनी बहू, तू यहाँ खुले में कपड़े और साबुन और पानी लेकर क्यों आई है? माँ जी, मैं यहाँ नहाने आई हूँ। क्या तू यहाँ नहाएगी खुले में? तेरे ससुर जी देखेंगे तो क्या कहेंगे? पड़ोसियों को बातें बनाने का मौका क्यों दे रही है? क्यों मेरी नाक कटवाना चाहती है? बस माँ जी, आप तो मुझे ना जाने क्या क्या बोल रही हैं। माँ जी, मेरे मायके में नहाने के लिए बाथरूम नहीं है। मैं हमेशा से आंगन में ही नहाती रही हूँ, इसलिए मुझे खुले में नहाने की आदत है। अब यहाँ आंगन तो है नहीं, इसलिए मैं यहाँ नहा रही हूँ। आंगन नहीं है तो क्या हुआ? अब नहाने के लिए बाथरूम तो है। तू जाकर बाथरूम में नहा ले। घर की बहू खुले में नहाएगी तो लोग क्या कहेंगे? माँ जी, लोगों को कहने दीजिए। लोगों का क्या है, उन्हें तो कुछ ना कुछ कहने का बहाना चाहिए। बातें तो वो तब भी बनाएंगे जब मैं लोगों के हिसाब से सारे काम करूंगी। मैं बाथरूम में नहीं नहा सकती, बाथरूम में मेरा दम घुटता है। लेकिन बहू। माँ जी, मैं यहाँ साड़ी का पर्दा बना देती हूँ और फिर नहा लूंगी, कोई देख ही नहीं पाएगा। पिताजी और सुमित तो अभी सो रहे हैं, उनके उठने से पहले मैं नहा लूंगी, उन्हें पता भी नहीं चलेगा। अगर वे उठ गए तो आप संभाल लेना, मैं चली नहाने। ऐसा कहकर रजनी नहाने लगती है। हे राम, बहू को तो लाज शर्म है ही नहीं, मैं क्या करूं? जब तक रजनी नहा रही होती है, नीमा दरवाजे पर ही बैठकर पहरेदारी करती है कि कहीं रजनी के ससुर यानी नीमा के पति दिनेश की नींद न खुल जाए और वो बहू को नहाते हुए ना देख लें। रजनी नहा कर आती है। अरे माँ जी, आप अभी तक यहाँ बैठी हुई हैं? बहू, तुझे तो लाज शर्म है नहीं। तू तो आराम से खुले में नहा रही है, लेकिन मुझे अपने घर की इज्जत का बहुत ख्याल है, इसलिए मैं यहाँ बैठकर तेरी रखवाली कर रही थी कि कहीं कोई तुझे यहाँ नहाते हुए ना देख ले। नीमा वहां से चली जाती है। रजनी बिखरे हुए पानी को पोछे से सुखा देती है। उसके बाद वो किचन में जाकर सबके लिए चाय बनाती है। सुमित और दिनेश जाग गए थे। रजनी सबको चाय ला कर देती है, फिर वो सबके लिए नाश्ता बनाती है। थोड़ी देर में सब लोग नहाकर नाश्ते की टेबल पर आते हैं। रजनी, आज तुमने नाश्ते में क्या बनाया है? आज मैंने आप सबके लिए हींग कचौरी और आलू दम बनाए हैं। अरे वाह, हींग कचौरी और आलू दम। ऐसा करना, तुम मेरे लिए लंच में भी यही पैक कर देना। ऐसा ना हो कि हमारे लिए कुछ ना बचे। बहू के हाथ का बना हींग कचौरी और आलू दम हम भी खाएंगे, नाश्ते में भी और लंच में भी। मैंने नाश्ता बहुत सारा बनाया है, इतना कि सब लोग लंच में भी यही खा सकेंगे। सब लोग जमकर हींग कचौरी और आलू दम खाते हैं। रजनी सुमित को लंच में भी यही पैक करके देती है। दोपहर में रजनी, नीमा और दिनेश यही खाना खाते हैं। रजनी घर का सारा काम भी फटाफट निपटा देती है। शाम को रजनी बहू। जी माँ जी, आपने कुछ कहा क्या? हाँ बहू, मैं तुझसे कुछ कहना चाहती हूँ। कहिए ना माँ जी, क्या बात है? देख बहू, तूने आते ही पूरा घर संभाल लिया है। सब लोग तेरे काम से बहुत खुश हैं। किसी को तुझसे कोई शिकायत नहीं है। बस तू अपनी एक आदत सुधार ले। माँ जी, मैं जानती हूँ आप क्या कहना चाहती हैं, लेकिन ये मुझसे नहीं हो पाएगा। मुझे बाथरूम के अंदर दरवाजा बंद करके नहाने की आदत नहीं है। माँ जी, मैं तो खुले में ही नहाऊंगी। कल से मैं सुबह 4 बजे ही नहा लिया करूंगी। इतनी सुबह सब लोग गहरी नींद में होते हैं, मुझे नहाते हुए कोई नहीं देख पाएगा। नीमा ने रजनी को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन रजनी ने उसकी बात नहीं मानी। वो दूसरे दिन सुबह 4 बजे उठकर खुले में नहाने लगी। नहाकर वो घर के काम में लग गई। उस दिन मालती नाम की महिला, जो रजनी के घर के सामने रहती थी, वो नीमा से मिलने आती है। आओ मालती बहन, कैसी हो? मैं ठीक हूँ नीमा बहन, तुम बताओ कैसी हो? मैं तो बहुत मजे में हूँ। जब से रजनी बहू बनकर मेरे घर आई है, मुझे बहुत आराम है। रजनी ने घर की सारी जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले ली है, मुझे कोई काम नहीं करने देती। ये तो बहुत अच्छी बात है। तुम खुश नसीब हो बहन, वरना आजकल इतनी संस्कारी बहू में मिलती कहाँ है। वैसे नीमा बहन, एक बात बताओ। कौन सी बात मालती बहन? आज सुबह 4 बजे पानी की आवाज से मेरी नींद खुल गई। ऐसा लग रहा था कि कोई नहा रहा है, वो भी खुले में। आवाज तुम्हारे घर से आ रही थी शायद। अरे मालती चाची, इतनी सुबह सुबह कौन नहाएगा? जरूर आपने कोई सपना देखा होगा, वरना 4 बजे तो लोग बहुत गहरी नींद में होते हैं। कोई नहाने के लिए अपनी नींद क्यों खराब करेगा? हाँ मालती बहन, रजनी बहू ठीक कह रही है, तूने जरूर कोई सपना देखा होगा। रजनी और नीमा के कहने पर मालती को भी ये लगने लगता है कि शायद उसने कोई सपना देखा होगा। रजनी मालती के लिए चाय बनाकर लाती है। लीजिए चाची जी, आप चाय पीजिए।
जीती रहो बहू, नीमा ने जैसा कहा था तुम बिल्कुल वैसी ही गुणवान हो। चाय पीकर मालती वहां से चली जाती है। मालती के जाने के बाद, रजनी बहू, आज तो हमने मालती को ये कहकर टाल दिया कि उसने सपना देखा होगा, लेकिन तेरा खुले में नहाना कब तक छिपेगा? कल को किसी और ने देख लिया तो क्या होगा? माँ जी, मैं कल से आधी रात में ही नहा लूंगी, किसी को शक भी नहीं होगा। रजनी दूसरे दिन रात के 3 बजे उठकर नहा लेती है। इतनी रात को उसका नहाना किसी को पता नहीं चल पाया। अब वो रोज रात के 3 बजे नहाने लगी। वो नहाकर फिर सो जाती। धीरे धीरे दिन गुजर रहे थे। दिसंबर का महीना आ गया था। ठंड की शुरुआत हो चुकी थी, लेकिन रजनी अब भी खुले में नहाती थी, जिस कारण उसे जुकाम हो जाता है। रजनी बहू, अब तो सर्दियां शुरू हो गई हैं, तू खुले में नहाना बंद कर दे, वरना तेरी तबीयत बिगड़ सकती है। माँ जी, आप चिंता मत कीजिए, मुझे कुछ नहीं होगा। रजनी बहू, ये तेरा पश्चिम बंगाल नहीं है, दिल्ली है दिल्ली। यहाँ बहुत ठंड पड़ती है, बर्फीली हवाएं चलती हैं, ऊपर से तू आधी रात को उठकर नहाती है। माँ जी, मैं पानी गर्म करके नहाती हूँ। अरे तो क्या हुआ, ठंड तो फिर भी लगती होगी, बाथरूम में गीजर लगा है, तू बाथरूम में क्यों नहीं नहाती? माँ जी, आपको तो पता ही है मुझे खुले में नहाने की आदत है, जरा सा जुकाम ही तो हुआ है, काढ़ा पी लूंगी तो ठीक हो जाएगा। रजनी ने इस बार भी नीमा की बात अनसुनी कर दी। वो ठंड के मौसम में भी रोज आधी रात को उठकर खुले में नहाती। धीरे धीरे रजनी का जुकाम बढ़ने लगा, लेकिन रजनी का खुले में नहाना बंद नहीं हुआ। एक सुबह रजनी सोकर नहीं उठी। क्या बात है, सुबह के 6 बज गए हैं, रजनी बहू तो अब तक हमें सुबह की चाय दे देती थी, आज कहाँ रह गई? नीमा रजनी और सुमित के कमरे का दरवाजा खटखटाने लगती है। रजनी बहू, रजनी बहू। नीमा की आवाज से सुमित की नींद खुल जाती है। उसने उठकर दरवाजा खोला। क्या बात है माँ? सुमित बेटा, रजनी बहू कहाँ है? माँ, रजनी तो सो रही है। अब तक सो रही है रजनी? इतनी देर तक नहीं सोती, तू जरा देख उसकी तबीयत तो ठीक है ना? सुमित ने रजनी के माथे को छूकर देखा। माँ, रजनी को तेज बुखार है। बेटा जल्दी से रजनी को डॉक्टर के पास ले चल। ठीक है माँ। सुमित रजनी को गाड़ी में बिठाता है। गाड़ी में नीमा भी होती है, वो रजनी को संभालती है। दोनों रजनी को लेकर इमरजेंसी वार्ड में जाते हैं, जहां डॉक्टर रजनी का चेकअप और इलाज करता है। इलाज के बाद रजनी को होश आ जाता है। डॉक्टर साहब, मेरी बहू को क्या हुआ है? आपकी बहू को निमोनिया हो गया है, इन्हें कुछ दिन अस्पताल में ही रहना होगा। डॉक्टर साहब, रजनी ठीक तो हो जाएगी ना? हाँ, ये ठीक हो जाएंगी, लेकिन इन्हें ठंड से बचना होगा। ऐसा लगता है कि आपकी पत्नी ने ठंड से बचने के लिए कुछ नहीं किया, बल्कि और लापरवाही बरती है। इस समय शीतलहरी चल रही है, रात को तापमान गिरकर 2 डिग्री हो जाता है। ऐसे में लापरवाही करने पर जान भी जा सकती है। आपने टीवी पर नहीं देखा, ठंड के कारण दर्जनों लोगों की जान जा चुकी है। डॉक्टर की सारी बातें रजनी सुन रही थी। डॉक्टर साहब, मैं रजनी का पूरा ध्यान रखूंगा। अस्पताल में सुमित और नीमा रजनी का पूरा ध्यान रखते हैं। 5 दिन के बाद रजनी को अस्पताल से छुट्टी मिल जाती है। सुमित और नीमा रजनी को लेकर घर आते हैं। माँ, आप रजनी का ध्यान रखना, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। सुमित बेटा, तू निश्चिंत होकर ऑफिस जा, मैं बहू का पूरा ध्यान रखूंगी। सुमित ऑफिस चला जाता है। नीमा रजनी के लिए गर्मा गर्म वेजिटेबल सूप बनाकर लाती है और उसे पीने के लिए देती है। माँ जी, आपके लाख मना करने पर भी मैंने आपकी बात नहीं मानी, जिस कारण मेरी तबीयत बिगड़ गई। मेरी वजह से सुमित और आप दोनों को बहुत परेशानी हुई, मुझे माफ कर दीजिए। देर से ही सही, तुझे मेरी बात समझ तो आई। माँ जी, अब मैं खुले में नहीं नहाऊंगी, बाथरूम में नहाऊंगी। ये तो बहुत अच्छी बात है बहू, चल अब जल्दी से गर्मा गर्म सूप पी ले, नहीं तो सूप ठंडा हो जाएगा। रजनी गरम गरम वेजिटेबल सूप पीती है। कुछ दिनों के बाद रजनी की तबीयत बिल्कुल ठीक हो जाती है, लेकिन अब उसने खुले में नहाना छोड़ दिया था। निर्मला नाम की एक औरत अपने पति, बेटे और बहू के साथ रहती थी। एक दिन निर्मला के घर में सुबह सुबह मुकेश आता है। जी नमस्ते। नमस्ते बेटा, तुम कौन? मैंने पहचाना नहीं। अरे नहीं नहीं, आप मुझे बेटा क्यों कह रही हैं? आपकी उम्र तो मुझसे बस थोड़ी ज्यादा लगती है। आप मेरा नाम लेकर मुझे बुलाइए ना, मेरा नाम मुकेश है। अपनी तारीफ सुनकर सास निर्मला बहुत खुश हो जाती है, लेकिन उसके पति धीरज को ये बात बड़ी अजीब लगती है। वैसे तुम हो कौन और यहाँ हमारे घर क्यों आए हो? वो मैंने सुना था कि आपके घर के ऊपर के हिस्से में एक कमरा खाली है, तो मुझे ना किराए पर कमरा चाहिए था।
अच्छा अच्छा, बस इतनी सी बात। तो बेटा मेरा मतलब मुकेश, तुम कमरा ले लो ना। आओ मैं तुम्हें कमरा दिखा देती हूँ। अरे मगर हम तो इसे जानते भी नहीं। मुकेश, पहले तुम अपने बारे में कुछ बताओ। तुम किस गांव के हो और क्या करते हो? वो दरअसल मैं एक कंपनी में नौकरी करता हूँ और मैं दूसरे गांव का हूँ। यहाँ नौकरी करने ही आया था और मुझे कमरे की सख्त जरूरत है। निर्मला जी, अब तो मैंने अपने बारे में भी बता दिया। अब आप मुझे कमरा दिखा दीजिए। अरे मगर मगर क्या? अरे पहले उसे कमरा देखने तो दो। और ये क्या, आपको शक्ल से चोर दिखता है? अच्छे घर का ही लगता है। आओ मुकेश, मेरे पीछे आओ। निर्मला मुकेश को कमरा दिखाने ले जाती है, लेकिन धीरज को मुकेश अजीब लगता है, पर वो कुछ नहीं कहता। वाकई में निर्मला जी, मानना पड़ेगा। अभी अगर आपको और आपकी बहू को साथ खड़ा कर दिया जाए तो कोई जान ही नहीं पाएगा कि सास कौन और बहू कौन। अरे क्या तुम भी मुकेश, वैसे तुम्हें ये कमरा कैसा लगा? कमरा तो मुझे बहुत पसंद आया। अब तो मैं अगर रहूंगा तो यहीं रहूंगा। ये तो बहुत अच्छी बात है। फिर मैं ये कमरे की सफाई करवा दूंगी। निर्मला ने खुद ही मुकेश को घर में रखने का फैसला कर लिया। धीरज को ये बात पसंद नहीं आती। शाम को जब धीरज का बेटा योगेश लौटता है तो घर में किराएदार के आने की बात सुनकर वो भी चौंक जाता है। मम्मी, ये क्या सुन रहा हूं मैं? श्रेया ने मुझे बताया कि आपने नया किराएदार रख लिया है और वो कल से ही रहने आ रहा है। वही तो, मुझे भी ये बात बहुत खल रही है। और वो कैसे तुम्हें मस्का लगा रहा था निर्मला, कैसी अजीब अजीब सी बातें कर रहा था कि तुम्हारी और उसकी उम्र में ज्यादा फर्क नहीं। क्या सच में उसने ऐसा कहा? पर श्रेया ने तो मुझे बताया था कि वो लगभग मेरी उम्र का था। अपने बेटे और पति की बात सुनकर निर्मला गुस्सा हो जाती है। अरे तो क्या गलत कहा उसने? मैं इतनी भी बुढ़ी नहीं दिखती हूँ। वो तो बस मैंने अच्छे से रहना छोड़ दिया है, लेकिन देखना मैं भी अब घर में अच्छे से तैयार होकर रहूंगी। सही तो कह रही है मम्मी जी, वो कहाँ बुढ़ी लगती है। बस मम्मी, आपको थोड़ी सी एक्सरसाइज करने की जरूरत है, उससे आप और ज्यादा फिट हो जाएंगी। अरे श्रेया, ये माँ की एक्सरसाइज करने की नहीं बल्कि पूजा पाठ करने की उम्र है। योगेश की बात सुनकर सभी हंसने लगते हैं, लेकिन निर्मला गुस्से में उठकर अपने कमरे में चली जाती है। अगले दिन ही मुकेश घर में अपना सारा सामान उठाकर ले आता है। कोई भी उसके घर में आने से खुश नहीं था, सिवाय निर्मला के। वो अपना ज्यादातर वक्त मुकेश के साथ बिताने लगती थी। कभी उसका सामान रखने में मदद करती तो कभी उससे खाना बनाकर खिलाती। श्रेया और धीरज जब ये सब देखते तो उन्हें बड़ा अजीब लगता और योगेश तो अपनी नौकरी पर चला जाता था। मुकेश, देखो आज मैंने नाश्ते में पोहा बनाया है, आओ आज तुम मेरे, धीरज और योगेश के साथ बैठकर नाश्ता कर लो। नहीं नहीं निर्मला, मैं जानता हूं कि तुम्हारे घर वालों को मैं पसंद नहीं, मगर तुम उन सब से अलग हो। अगर मैं वहां जाऊंगा तो वो तुम्हें भी ताने मारेंगे। वो सब तो बेवकूफ हैं, खुद तो कभी मेरे साथ बैठते तक नहीं, हमेशा मेरा मजाक उड़ाते हैं, और जब मुझे एक अच्छा दोस्त मिल गया तो मुझसे जल रहे हैं। सही कहा निर्मला तुमने, तुम तो बहुत अच्छी हो, इतनी सुंदर, मन की इतनी साफ, और इस धीरज को तो तुम्हारी बिल्कुल परवाह नहीं। चलो, मैं आज तुम्हें एक बढ़िया जगह घुमाने ले जाऊंगा। क्या बढ़िया जगह? कहाँ? क्लब। क्लब का नाम सुनकर निर्मला चौंक जाती है। क्लब? इस उम्र में? नहीं नहीं, भला मैं कैसे, मैं तो जवानी में भी कभी वहां नहीं गई। अरे तो यही तो मौका है ना निर्मला, और वैसे भी तुम अभी कौन सी बूढ़ी हो गई हो। ये लो, मैं तुम्हारे लिए ये ड्रेस लाया हूं, शाम को इसे पहनकर तैयार रहना। मैं जैसे ही काम से लौटूंगा हम साथ चलेंगे। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी ड्रेस है। ठीक है, फिर मैं चलूंगी। अब निर्मला को भी मुकेश और उसकी बातें अच्छी लगने लगी थी। वो हमेशा उससे प्यार से बात करता था और उसके लिए तोहफे लाता था। शाम को निर्मला अपनी ड्रेस पहनकर तैयार हो जाती है और मेकअप करने लगती है। तभी श्रेया उसके कमरे में उससे कुछ मांगने आती है और उसे ऐसे देखकर वो चौंक जाती है। मम्मी जी, ये क्या, ये सब क्या है? क्या क्या है? ये ऐसे कपड़े पहनकर और मेकअप करके आप कहाँ जा रही हैं? तुम क्या मुझसे सवाल कर रही हो श्रेया? अपनी सास से। अरे सास मैं हूँ या तू, और मैं कहीं भी जाऊं इससे तुझे भला क्या? श्रेया अपनी सास के मुंह से ऐसी कड़वी बातें सुनकर दुखी हो जाती है और वहां से चली जाती है। श्रेया जाकर ये बात अपने ससुर धीरज और पति योगेश से बताती है। क्या माँ ड्रेस पहनकर तैयार हुई है और उसने मेकअप भी किया हुआ है? जाने ये माँ को क्या हो गया है। चलिए पापा, हम अभी चलकर माँ से बात करते हैं। नहीं योगेश, रहने दो,
वो जरूर उस मुकेश के साथ कहीं जा रही है। वो अभी हमारी बात नहीं सुनेगी, बल्कि उल्टा हमसे ही लड़ने लगेगी। तभी निर्मला अपने कमरे से एकदम तैयार होकर निकल आती है। उसे ऐसे देखकर सब चौंक जाते हैं। माँ, अब कहाँ जा रही हैं? मैं मुकेश के साथ क्लब जा रही हूँ, अपनी जिंदगी के असली मजे लेने, समझे तुम लोग? मगर माँ। मगर क्या, वो मेरा अच्छा दोस्त है, समझे तुम लोग? और वैसे भी ऐसे तो तुम में से कोई मुझे पूछने तक नहीं आता। आज जब मैं खुश हूँ तो तुम सबको मुझसे इतनी परेशानी हो रही है। वाह वाह वाह। कोई कुछ कहता उससे पहले ही मुकेश वहां आ जाता है और कहता है, अरे निर्मला, तुम तैयार हो गई? चलो चलते हैं, हमें देर हो रही है। हाँ हाँ मुकेश चलो। मुकेश निर्मला को अपने साथ ले जाता है और घर वाले देखते रह जाते हैं। पिताजी, मुझे तो इस मुकेश के इरादे कुछ ठीक नहीं लगते। कैसे इसने माँ को अपनी मीठी मीठी बातों में फंसा लिया है। हम कुछ कर भी नहीं सकते योगेश, जब तक निर्मला खुद नहीं समझेगी। कुछ भी कर पाना नामुमकिन है। उधर निर्मला मुकेश के साथ क्लब पहुंचती है। मुकेश निर्मला को नचाने लगता है, लेकिन कुछ देर बाद ही निर्मला की कमर में दर्द हो जाता है और वो बैठ जाती है। निर्मला, मुझे तो तुम्हारे साथ रहना बड़ा अच्छा लगता है। हाँ मुकेश, मुझे भी तुम अच्छे लगने लगे हो, मगर मेरे घर वाले तो कभी मुझे समझते ही नहीं। तो निर्मला, क्यों ना हम दोनों तुम्हारे परिवार को छोड़कर चले जाएं? क्या छोड़कर चले जाएं? वैसे मुझे ये ख्याल बुरा तो नहीं लगता। अच्छा, मगर निर्मला सोचो भला, हम क्यों जाएंगे? सब कसूर तुम्हारे घर वालों का है। वो कभी तुम्हें समझते ही नहीं, और मुझे पता है कि वो घर तुम्हारे नाम है। तो भला हम क्यों जाएंगे? क्यों ना तुम उन्हें ही घर से भगा दो, फिर हम सुकून से साथ साथ रहेंगे। वैसे ये ख्याल बुरा तो नहीं है। ठीक है, फिर मैं आज ही उन सबको घर से निकाल दूंगी। काफी देर रात को निर्मला मुकेश के साथ घर लौटती है और वो देखती है कि उसके सारे घर वाले उसी का इंतजार कर रहे थे। माँ, कहाँ थी आप? इतनी देर रात को आप इस आदमी के साथ घर लौट रही हैं। ये सब अच्छा लगता है क्या? कोई देखेगा तो क्या सोचेगा? वही सोचेगा जो सच है, और ये कोई आदमी नहीं मुकेश है, और मैं इससे शादी करने वाली हूँ। और हाँ, मैं आज इसी वक्त तुम सबको घर से बाहर निकाल रही हूँ। चले जाओ यहाँ से। निर्मला की ऐसी बात सुनकर तो सब दंग ही रह जाते हैं। माँ जी, ये आप कैसी बातें कर रही हैं? आप अपने परिवार को घर से निकाल रही हैं? निर्मला कुछ कहती इससे पहले ही धीरज कहता है, नहीं श्रेया, इससे कुछ मत कहो। अब चलो, हम सब यहाँ से चलते हैं। योगेश और श्रेया अपने पिता की बात सुनकर चौंक जाते हैं। क्या सच में पापा? हाँ चलो बेटा, इसे यहाँ अकेला रहने दो। मगर हम इतनी रात गए जाएंगे कहाँ? चलिए हम सब मेरे मायके चलते हैं। श्रेया, योगेश और धीरज तीनों फिर घर से चुपचाप निकल जाते हैं और श्रेया के मायके चले जाते हैं। योगेश और श्रेया को धीरज का फैसला अजीब लग रहा था, लेकिन वो दोनों कुछ नहीं बोलते। अगले दिन सुबह, मुकेश उठो ना, देखो मैंने तुम्हारे लिए नाश्ता बनाया है। क्या बनाया है तुमने निर्मला? तुम्हारा मनपसंद पोहा। मगर मुझे पोहा नहीं खाना, जाकर मेरे लिए कुछ और बनाओ। मुकेश की ऐसी बात सुनकर निर्मला को बड़ा अजीब लगता है, लेकिन वो उसके लिए कुछ और बना लेती है। नाश्ता करते वक्त मुकेश कहता है, निर्मला, मैं आज इस घर के कागजात तैयार करवा लूंगा और तुम उस पर दस्तखत कर देना। क्या? कैसे कागज और दस्तखत क्यों? अरे, अब ये घर तुम मेरे नाम तो करोगी ही ना। मैं तुम्हारा होने वाला पति जो हूँ। क्या? मगर क्या? अगर तुम ये घर मेरे नाम नहीं करोगी तो मैं तुमसे शादी नहीं करूंगा और तुम्हें छोड़कर चला जाऊंगा। छोड़कर जाने की बात से निर्मला डर जाती है और कागज पर दस्तखत करने के लिए तैयार हो जाती है। मगर अब तो मुकेश का बर्ताव और ज्यादा बदल गया था। रात में जब वो लौटता है और निर्मला उसे खाना देती है, तब वो गुस्से में खाना फेंक देता है। ए बुढ़िया, तो अब तू मुझे इतना घटिया खाना खिलाएगी? सारा दिन क्या किया तूने? बस मुंह पर ये लिपा पोती करके चुड़ैल बन गई है। ये तुम मुझसे कैसे बात कर रहे हो मुकेश? मुझसे बकवास मत कर और जल्दी से ये सब साफ कर और मेरे लिए दूसरा खाना बना। और हाँ, अगर ठीक से काम नहीं करेगी तो तुझे भी इस घर से निकाल दूंगा, समझी? अब ये घर मेरा है। निर्मला रोते रोते रसोई में चली जाती है और अब जाकर उसकी आंखें खुलती हैं। उसे अपनी गलती का एहसास हो जाता है कि उसने अपने परिवार वालों को भगाकर कितना बड़ा पाप किया था, लेकिन अब वो उनके पास माफी मांगने भी नहीं जा सकती थी। अब क्या करूं? अब मैं क्या करूं? मुझसे कितनी बड़ी गलती हो गई।
अगले दिन जैसे ही मुकेश अपने काम पर चला जाता है, निर्मला भी श्रेया के मायके आ जाती है। उसे वहाँ देखकर धीरज, योगेश और श्रेया चौंक जाते हैं। अब क्या हुआ निर्मला? अब तुम यहाँ क्यों आई? निर्मला की आंखों में आंसू आ जाते हैं। मुझे माफ कर दो, मैं जानती हूँ मैं तो माफी मांगने लायक भी नहीं हूँ, लेकिन मैं और जाती भी तो किसके पास। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुकेश को तो बस हमारा घर चाहिए था, इसलिए उसने हमें फंसाया। मैं तो ये पहले ही जान गया था, लेकिन जब तक तुम उसके जाल में फंसी हुई थी हम कुछ नहीं कर सकते थे। लेकिन अब तो आपको सब समझ आ गया है ना, हम उसे पुलिस के हवाले कर देंगे। हाँ, पुलिस 4 डंडे मारेगी तो उसके होश ठिकाने आ जाएंगे। योगेश मुकेश को पुलिस के हवाले कर देता है और इसके बाद निर्मला अपने परिवार वालों के साथ फिर से रहने लगती है। वो अपने परिवार वालों का दिल जीतने और उनसे माफी मांगने की पूरी कोशिश करती है और फिर वो सब खुशी खुशी रहने लगते हैं। Please subscribe this channel.